जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्थम में। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था फ्रेंड्स, पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ हम पढ़ रहे थे बीए एनसीसी के बारे में फ्रेंड्स। चलिए आज हम समझते हैं, बहुत ही अच्छा सेशन लेके लिए आए हैं आप लोगों के लिए। और इस सेशन में जितने भी फ्रेंड्स क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। पार्ट 4 है, जैसा कि कोटेशन में हमने लिखा हुआ है, ए नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। ठीक है, सेमेस्टर 4 बीए वालों के लिए है फ्रेंड्स। चलिए आज के सेशन में क्वेश्चंस की संख्या फ्रेंड ज़्यादा है, इसलिए हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराएं आप लोग क्वेश्चंस को समझते रहें, देखते रहें और साथ ही साथ इनको पढ़ते रहें। और लिखना चाहें तो आप इनको लिख भी सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन क्वेश्चंस की संख्या फ्रेंड्स ज़्यादा है और टाइम अपने पास कम रहेगा, इसलिए क्वेश्चंस की थोड़ी सी स्पीड के साथ हम चलेंगे और क्वेश्चंस को एनालिसिस भी करते रहेंगे। चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र किस पर निर्भर करते हैं। भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं जो किस पर निर्भर करते हैं, तूफान पर निर्भर करते हैं, वर्षा के वितरण पर निर्भर करते हैं, सूखा पर कि बाढ़ पर। तो तूफान पर करते हैं कि वर्षा के वितरण पर कि सूखा पर कि बाढ़ पर। चलिए फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा वर्षा के वितरण पर, इसका सही आंसर होगा। चलिए आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाढ़ से होने वाली प्रतिशत से अधिक क्षति उत्तरी पूर्व मैदानी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत है। तो कितने प्रतिशत है फ्रेंड्स, 8%, 6%, 9%, 7%। तो कितने प्रतिशत है, इसका सही आंसर क्या होगा, 9%। सही आंसर इसका क्या होगा, 9%। कौन सी नदियों में बाढ़ महाविनाशकारी होती है। तो कौन सी नदी में बाढ़ महाविनाशकारी होती है, इसका सही आंसर कौन सा होगा, कोसी नदी में। कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार की कहा जाता है महाविनाशक नदी, और दामोदर को कहाँ, बंगाल की महाविनाशक नदी कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, कोसी और दामोदर। इसका सही आंसर क्या होगा, कोसी और दामोदर, यानी ए और सी दोनों क्या होगा फ्रेंड्स, ए और सी दोनों इसके सही आंसर होंगे। क्या होंगे, ए और सी दोनों इसके सही आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का शोक किस नदी को माना जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को माना जाता है, हमने आपको बता ही दिया। देखो बंगाल का शोक किसे, बंगाल का शोक दामोदर नदी को माना जाता है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, चंबल सोन बेतवा बे दामोदर नदी कौन से भाग में वर्षा जल जाता है। तो कौन से भाग में वर्षा जल जाता है, पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में, मध्य भारत भाग में कि दक्षिण भाग में। तो जाता है अपना मध्य भारत भाग में जाता है। चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चंस फटाफट करते रहेंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस की संख्या फ्रेंड्स ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करें, फटाफट क्वेश्चन करते रहेंगे। आप लोग बिल्कुल भी ये नहीं मत समझे कि सर स्पीड से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल भी स्पीड से नहीं पढ़ा रहे हैं। आप लोग समझिए समय कम है हमारे पास और हमें क्वेश्चंस को ज़्यादा करना है और एग्जाम भी हमारे पास ही लगे हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी नदियों तटीय क्षेत्रों में बाढ़ अधिक आती है। कौन सी नदी में तटीय क्षेत्रों में बाढ़ अधिक आती है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। महानदी में आती है, महानदी गोदावरी में आती है, ठीक है, कावेरी में आती है, कृष्णा में आती है। तो फ्रेंड्स इन सभी नदियों में इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4 डी फॉर दिल्ली, इसका सही आंसर होगा। महानदी गोदावरी में भी आती है, कावेरी कृष्णा में भी आती है, यानी आपके डी फॉर दिल्ली सही आंसर सभी आपके सही आंसर होंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन खालिस्तान को किया गया था। फ्रेंड्स डेट पूछी गई है कि कब किया था। तो एक फ्रेंड्स ये किया गया था 14 अगस्त को। कब किया गया था, 14 अगस्त को किया गया था। और सन फ्रेंड्स इसकी क्या है, सन है 2004। कितनी है फ्रेंड्स, सन 2004। इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भारत के किस शहर या राज्य में स्थित है। तो भारत के किस शहर या राज्य में स्थित है, कौन सा, राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय। राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो कहाँ है, ये है नई दिल्ली में। कहाँ है फ्रेंड्स, ये है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स सी फॉर चेन्नई। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी चलेंगे फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चंस को आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप इसकी स्पीड को स्लो करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं। आप स्पीड को स्लो करके आप देखिए और सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करके भी जाइए, इन क्वेश्चंस को आप नोट भी कर लीजिए। बिल्कुल आपको सेम टू सेम एग्जाम में क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। खतरे की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो खतरे की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब प्राकृतिक आपदा का खतरा हो, जब आपदा के परिणामों के लिए खतरा हो, जब विपत्तियों से संपत्ति और जीवन का खतरा हो, ऊपर के सभी। तो फ्रेंड्स सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी फॉर चेन्नई। जब विपत्तियों से संपत्ति और जीवन का खतरा हो, जब विपत्तियों से ऐसा लगे कि आपकी क्या हो, आर्थिक हानि होने वाली हो, आपके जीवन को खतरा हो, तब ये क्या होता है, तब खतरे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तभी खतरे की स्थिति को उत्पन्न माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा निम्न में से कौन नहीं है? तो इनमें से हम लोग ये बताएंगे कि निम्न में से प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है। जल्दी बताइए प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? तो इनका सही आंसर क्या होगा? सुनामी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सुनामी क्या होगा? सुनामी इसका सही आंसर होगा। चलिए, भूकंप तरंगों के कारण आपदा का नाम क्या है? तो भूकंप तरंगों के कारण जो आपदा उत्पन्न होती है उसका नाम क्या रहेगा? अब जो भूकंपीय तरंगें होती हैं, तो अब भूकंप से जो तरंग उत्पन्न हुई तो क्या होगा, वो प्राकृतिक आपदा नहीं होगी। जो अब भूकंप से तरंग उत्पन्न होगी तो समुद्रों में जहाँ जलाशय होगा वहाँ पे तरंगे जाएंगी, तो फ्रेंड्स क्या होगा, उस जो जलाशय क्या होगा, जलाशय में तरंग जाएंगे तो जलाशय क्या होगा, जलाशय उभरेगा, उफान लेगा। जब उफान लेगा तो वह क्या कहेगा, तो समुद्रों में जब यही चीज़ उफान लेती है तो इसको हम कह देते हैं सुनामी आ गई है। क्या आ गई है? सुनामी आ गई है। तो ये उदाहरण जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। चलिए, पृथ्वी की सतह के साथ रोलिंग प्रभाव भूकंप की लहर पैदा करती है, तो इसका कौन सी तरंग ऐसी है जो भूकंप लाती है? देखो, भूकंप जब आती हैं तो हम मेजर जो करते हैं इसको किससे करते हैं? ये स्केल होती है, इसको भूकंप मापी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भूकंप मापी। तो भूकंप मापी के माध्यम से हम क्या करते हैं, भूकंप को देखते हैं कितना भूकंप आया है। तो इसे जो किरणों को एब्जॉर्ब करता है, भूकंप मापी जिन किरणों को देखता है वह भूकंप कौन सी, एल, एस और पी। एल एस पी जो किरणें होता है, एल एस पी, इन्हीं तीन किरणों के माध्यम से क्या है, भूकंप मापी जो है वह डिटेक्ट करता है, वह बताता है कि भूकंप किस तरीके का आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह के साथ रोलिंग प्रभाव भूकंप की लहर पैदा करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉम्बे, एस तरंगे। कौन से क्या होगा इसका सही आंसर? बी, ऑप्शन नंबर बी यानी एस तरंगे इसका सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ है? होनोलुलु कहाँ है? होनोलुलु में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र स्थित है। होनोलुलु में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए, इस पे स्टार बना लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, स्टार बना लीजिए इस पे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय, फ्रेंड मिनिस्ट्री पूछी गई है तो किस मंत्रालय? प्रदूषण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। इसका सही आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉम्बे, गृह मंत्रालय इसका सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में तूफान आम है? किस देश में तूफान आम है? देखिए फ्रेंड्स, भारत में तूफान जो आते हैं वो कम आते हैं, क्योंकि हमारी सुरक्षा कौन करता है? हिमालय करता है। कौन करता है? हिमालय करता है। और भारत में क्या है, बहुत ही ऐसी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो कि क्या हैं,
जो कि हमारी तूफान से क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं। ठीक है, तो भारत देश में सर्वाधिक नहीं आते हैं या तूफान आना आम बात नहीं है, बहुत ही कम कंडीशन में भारत में तूफान आने की प्रबल संभावना रहती है। सबसे ज़्यादा संभावना रहती है कहाँ, अमेरिका में। कहाँ रहती है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। चलिए फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का शांत भाग कौन सा है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का शांत भाग कौन सा है, इनका शांत भाग रहता है आँख। कौन सा है, आँख। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का शांत भाग कौन सा है, आँख इनका इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ है, तो सुनामी चेतावनी केंद्र क्या होता है कि ऐसा केंद्र, भारत में ऐसा केंद्र जो क्या करता है, अलर्ट करता है, क्या करता है, अलर्ट करता है या चेतावनी देता है। क्या करता है, चेतावनी देता है। किस लिए चेतावनी देता है कि सुनामी आने वाली है, इसकी चेतावनी कौन देगा, इसकी चेतावनी कौन देगा, तो ये कहाँ स्थित है, कहाँ से हमें खबर मिलती है कि सुनामी आने वाली है, इसकी चेतावनी हमें कौन देता है, नई दिल्ली देता है, हैदराबाद से मिलती, गुजरात से मिलती, कोलकाता से मिलती। इसका सही आंसर क्या होगा, हैदराबाद। हमें कहाँ से मिलती है, हैदराबाद से मिलती है। सुनामी शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, तो सुनामी शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया, भारतीय भाषा से, फ्रेंच भाषा से, जापानी भाषा। इसका सही उत्तर क्या होगा, जापानी भाषा से ये इस शब्द को लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह युद्ध का सही उत्तर कौन सा है, गृह युद्ध का मतलब क्या होता है, गृह युद्ध का सही अर्थ जो होगा वो सीरिया युद्ध होगा। देखो ये क्या है, विश्व स्तर की युद्ध है, इसमें क्या हो, बड़े बड़े देश शामिल रहते हैं, जैसे यूएसए भी इसमें शामिल था। ठीक है, और कनाडा, ब्रिटेन, वे सारे देश क्या थे, इसमें शामिल थे। कारगिल जो युद्ध हुआ है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ है, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ है। कारगिल जो युद्ध हुआ है भारत और पीओके के मध्य हुआ है, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सा युद्ध हुआ है, कारगिल युद्ध हुआ है। लेकिन जो सीरिया युद्ध रहे ये गृह युद्धों की श्रेणी में रखे जाते हैं। जो गृह युद्ध रहते हैं, सिविल युद्ध कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, सिविल, जिनको कहते हैं सिविल वॉर, सिविल वॉर कहते हैं। तो सिविल वॉर जो रहते हैं वो क्या है, सीरिया युद्धों को कहा गया है सिविल वॉर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जंगल की आग के खतरों के निम्नलिखित सामान्य कारकों का पता लगाइए। तो जंगल में जो आग लगती है उसके खतरे कौन कौन से खतरे हो सकते हैं, तो ज्वालामुखी के विस्फोट से जंगल में आग लग सकती है, बिल्कुल सही बात है। अल नीनो के कारण, अल नीनो क्या होता है, अल नीनो वो गर्म हवाएं होती हैं, क्या होती हैं, वातावरण की गर्म हवाएं होती हैं। ज्वालामुखी, बिजली और गड़गड़ा, ज्वालामुखी के कारण क्या होती है, ज्वालामुखी फटने के कारण, और क्या होती है, बिजली कड़कने के कारण, गड़गड़ाहट के कारण क्या होती है, बिजली गिर जाती है सूखे पेड़ों पर, या फिर जंगल में बिजली गिर जाती है तो कुछ पेड़ों पर क्या होती है, कनेक्ट हो जाती है और वह पेड़ जल जाता है। जिस कारण एक पेड़ जलता है तो पूरे जंगल में आग लग जाती है, जिससे क्या है, पूरे जंगल में आग लगने का खतरा रहता है। यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली, ये सभी इसके सही आंसर होंगे। चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में खुश फायर के रूप में जाना जाता है, तो खुश फायर के रूप में किसे जाना जाता है, बुश आग को जाना जाता है, ज्वालामुखी आग को जाना जाता है, जंगल की आग को जाना जाता है, इनमें से कोई नहीं को जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स जल्दी से बताइए किस नाम से जाना जाता है, जंगल की आग के नाम से इसके जाना जाता है, बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में 2 परमाणु बम निम्नलिखित में से किस पर गिराए गए थे, तो आपको पता है एक कौन सा था, एक लिटिल बॉय, कौन सा था, लिटिल बॉय कब गिराया गया था, लिटिल बॉय गिराया गया था कहाँ, हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि किसके देश है, जापान के देश है, किसके, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर हैं। इन शहरों पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बमों से क्या कर दिया गया था, हमला कर दिया गया था। यहाँ पे अभी भी जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो विकलांग संतानें उत्पन्न होती हैं। चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व व्यापार केंद्र के जुड़वा टावरों पर आतंकवादी हमला किया गया था, तो कब किया गया था, 1999 में, 2008 में, 2001 में, 2005 में। इसका सही उत्तर जल्दी से आप लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आएगा C4 कैट, क्या होगा, C4 कैट 2001 इसका सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में
उष्णकटिबंधीय चक्रवात की हवा किस दिशा में चलती है, तो किस दिशा में उसकी हवा चलती है, सीधी चलती है, घड़ी की दिशा में चलती है, वामावत दिशा में चलती है। वामावत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये किसी भी दिशा में चल सकती है, उसका कोई मान नहीं होता। तो ये रहती हैं एंटी क्लॉकवाइज यानी वामाव्रत, घड़ी की विपरीत दिशा में चलती हैं, या वहाँ कैसी चलती हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में चलती हैं। फ्रेंड चलिए आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गहरी जलन से त्वचा की सभी परतें नष्ट हो जाती हैं, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं थर्ड डिग्री बर्न। क्या कहते हैं, थर्ड डिग्री बर्न। क्या कहते हैं, थर्ड डिग्री बर्न इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र खालिस्तान होता है। ज्वालामुखी, देखो जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो उसके रेडियस में 100 मीटर, 100 से 150 मीटर वाले क्षेत्र में क्या रहना पड़ेगा, दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे अधिक जोखिम रहेगा। वैसे जोखिम तो रहता है 100 से 300 मीटर तक की दूरी पे, लेकिन सबसे इसमें अत्यधिक जोखिम पूछा गया है, अत्यधिक जोखिम। तो अत्यधिक जोखिम जो रहेगा वो 100 मीटर तक की दूरी तक ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इससे फिर अगर हम थोड़ी सी दूरी बना लें तो प्रभाव तो रहेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा कम प्रभाव रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। ज्वालामुखी कीचड़ के प्रवाह को क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी कीचड़ के प्रवाह को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है लावा। क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी का जो ऊपर से विस्फोट होता है, विस्फोट के बाद जो पदार्थ निकलता है, कीचड़ निकलता है, उस कीचड़ को हम लोग कहते हैं लावा। क्या कहते हैं उस कीचड़ को, उस कीचड़ को कहते हैं लावा। चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पूछा गया है। जल्दी से बताइए भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या, बंजर द्वीप ज्वालामुखी है। चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कुल चक्रवात संभावित क्षेत्र, भारत का कुल चक्रवात संभावित क्षेत्र कौन सा है, तो कितने प्रतिशत है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, इसकी क्वेश्चन छोड़ दिया क्या, हाँ, भारत का कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र कितने प्रतिशत है, तो भारत का कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र कितने प्रतिशत है फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा, 30, 20, 12, 10। सही उत्तर क्या होगा इसका, सी फॉर कैट। चलिए क्वेश्चन आज के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कुल चक्रवात संभावित क्षेत्र कौन सा है, 15, 10, 8, 20, कितना है, 8% है फ्रेंड्स इसका सही आंसर। चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जीका वायरस निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है, जीका वायरस। फ्रेंड्स एक जीका नामक वायरस था, यह क्या करता है, यह किस जीव के कारण फैलता है, तो जीव के कारण। अब ये कौन सा जीव था इसके बारे में पूछ रहा है, जीका वायरस किसके कारण फैलता था, तो जीका का वायरस किसके कारण फैलता था, सुअर के कारण। उड़न का मतलब है तितली, क्या है यहाँ पे, तितली के कारण, मच्छर के कारण, के चूहे के कारण। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा इसका मॉस्किटो यानी मच्छर के कारण। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। निम्नलिखित में से किन खतरों और आपदाओं को वर्गीकृत किया गया है, तो किन खतरों और आपदाओं को वर्गीकृत किया गया है, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, प्राकृतिक और मानव निर्मित, रासायनिक और भौतिक, मानव और शारीरिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर इसका होगा प्राकृतिक और मानव निर्मित। क्या होगा, प्राकृतिक और मानव निर्मित इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ISDR का सही पूरा नाम क्या है, ISDR का सही पूरा नाम क्या है, तो ISDR का पूरा नाम हम लोग समझते हैं। ISDR का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास रिपोर्ट, आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण आपदा संस्थान, मनोरंजन के विकास के लिए अंतर सरकारी रणनीति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, इसका सही उत्तर होगा आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति। क्या हो सकता है, आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वीय अन्यूनीकरण के कारण किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा,
सुनामी, ज्वारीय, दोनों के इनमें से कोई नहीं तो क्या होता है फ्रेंड्स, सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जब गुरुत्वीय बल के कारण जो क्रियाएं होती हैं उसे फ्रेंड्स कहा जाता है ज्वार और भाटा। क्या कहा जाता है? ज्वार भाटा। क्या कहा जाता है? ज्वार भाटा कहा जाता है। ठीक है, ज्वार भाटा कहा जाता है। दिन में कितनी बार आती है? एक दिन में इनकी आने की संभावना सिर्फ 2 बार है। एक दिन में इनकी आने की संभावना मित्रों कितनी बार है फ्रेंड्स? एक दिन में 2 बार आ सकते हैं ये। ठीक है, और इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ज्वारीय। क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या होगा इसका सही उत्तर? बिल्कुल होगा ज्वारीय। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, तो किस दिवस प्राकृतिक आपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए बताइए जल्दी से, चलिए बताइए फ्रेंड्स। सही उत्तर बताइए इसका। 15 जून, 5 मार्च, 13 अक्टूबर और 13 सितंबर। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका 13 अक्टूबर। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का संचालन प्रमुख है? तो कौन राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का प्रमुख संचालक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर कौन होगा? कैबिनेट कैचीगेट नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे सही करेक्शन कर लीजिए, कैबिनेट है फ्रेंड्स। क्या है? कैबिनेट। कैबिनेट सचिव, गृह मंत्रालय, प्रधान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय। तो सभी सही उत्तर क्या होगा? कैबिनेट सचिव इज राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्मल इमेजर्स का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो किस उद्देश्य के लिए किया जाता है फ्रेंड्स? बताइए जल्दी से। पृथ्वी की प्रवृत्ति के क्षण को पढ़ने और रिकॉर्ड करने के लिए, भूकंप की तीव्रता का रिकॉर्ड देखने के लिए, ज्वालामुखी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का चित्रण के लिए, ये सभी के लिए। तो थर्मल इमेजेस होती हैं, इमेज होती हैं, उनको क्या करते हैं? ज्वालामुखी द्वारा उत्सर्जित जो ऊष्मा होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए उसको क्या करते हैं? उसको डिटेक्ट करते हैं। उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? ज्वालामुखी उत्सर्जन जो ऊष्मा है उसका चित्र बनाने के लिए, उसका इमेज बनाने के लिए हम थर्मल इमेजेस का उपयोग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जमीन के ढलान और ज्वालामुखी के आकार में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चलिए फ्रेंड्स बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तनावमीटर, टिल्टीमीटर, ए, दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए और बी दोनों। ए और बी इसका दोनों सही उत्तर होगा बिल्कुल। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। WMD का पूरा नाम क्या है? WMD का पूरा नाम क्या है? सामूहिक व्याकुलता के हथियार, मामूली विनाश के हथियार, इनमें से कोई नहीं, और सामूहिक विनाश के हथियार। इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? इसका सही उत्तर बिल्कुल होगा, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा? सामूहिक विनाश के हथियार। क्या होगा फ्रेंड्स? सामूहिक विनाश के हथियार। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एमेच्योर रेडियो के लिए दूसरा नाम खोजिए। तो दूसरा नाम फ्रेंड्स इनका क्या होगा? पॉकेट रेडियो होगा, सुनामी रेडियो होगा, हैम रेडियो होगा, आपदा रेडियो। इसका सही उत्तर जो होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट और सही उत्तर क्या है? हैम रेडियो। क्या है इसका करेक्ट और सही उत्तर? क्या है? हैम रेडियो बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई और किस कारण हुई थी? तो फ्रेंड्स क्या हुआ था? एक फैक्ट्री थी, उसमें क्या हुआ था? इसमें एक 1984 में एक मेथिल आइसोनेट नामक क्या थी? मिथाइल आइसोनेट। क्या थी? मिथाइल आइसोनेट। इसके क्या हो? इसके लीकेज होने के कारण क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा त्रासी हुई थी, और जब इस त्रासी हुई थी तो बहुत ही बुरी दुर्घटना फ्रेंड्स घटी थी इस समय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1984 में मिसाइल आइसोनेट क्या हुआ था? इसी को भोपाल गैस त्रासी के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। उपन्यास कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं, हम लोग कोरोना से 2020 से जूझ रहे हैं।
2020 से फ्रेंड्स हम लोग देखते आ रहे हैं, कभी लॉकडाउन, कभी ये हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई थी, मानव जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया था। किसके कारण? कौन है इसका पूरा दोषी, कौन था? तो फ्रेंड्स आप लोग उस देश को जानते हैं, आप लोग उसकी राजधानी जानते हैं, आप उसको भली भांति जानते हैं कि वो देश कैसा है, कि इस देश की वजह से पूरे विश्व को, इस देश की वजह से, केवल एक देश की वजह से पूरे विश्व को इस महामारी का शिकार होना पड़ा। इस महामारी का शिकार, उस देश का नाम क्या? उस देश का नाम फ्रेंड्स क्या है? देश का नाम है चीन। क्या है? चीन नाम है उस देश का। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के सेशन का। WHO के अनुसार प्रभावित देशों और क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो WHO के अनुसार जो कोरोना से प्रभावित क्षेत्र थे वो कितनी है उनकी संख्या? उनकी संख्या थी 218। कितनी थी फ्रेंड्स? 218। चलिए आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। WHO के अनुसार कोरोना वायरस से कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो कौन सी? सोशल डिस्टेंसिंग, बिल्कुल सही है। नाक, मुंह, नाक पर मास्क ढकना, बिल्कुल बिल्कुल सही है, 100% सही है। थोड़े थोड़े बोड़े थोड़े नहीं था फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़े थोड़े था, थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर हाथों को सैनिटाइज करते रहें। और डी क्या है? सभी। तो फ्रेंड्स तीनों जो दिए गए हैं वो तीनों का पालन हमें करना है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सभी इसका सही आंसर होगा। बहुत ही फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा। आप लोग इसी सेशन के साथ बने रहिए, सेशन को लाइक भी करते रहिए और अपने फ्रेंड्सों को भी भेजते रहिए, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स। इस सेशन से आप मान के चलिए कि आपको क्वेश्चंस 100% एग्जाम में मिलेंगे ही। इस सेशन से आपको 100 में से 101% आपको क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे ही। चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाढ़ परिवर्तनशीलता के को मापने के लिए किस विधि का व्यापक रूप से उपयोग किया गया? किस विधि का? FFI का, FMI का, फाई का, FMSI का? किसका किया? FMSI का किसका उपयोग किया गया? तो FMI का बिल्कुल सही आंसर है, FMI इसका सही आंसर। चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 48 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 48 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। चलिए, किस प्रकार का मनुष्य कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित होता है? बच्चों को हल्का संक्रमण, 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध लोगों को पहले से मौजूद चिकित्सा स्थितियों के साथ, लोगों को प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाना, उपयुक्त में से सभी। तो इस फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? सभी, चाहे बच्चे हों या बूढ़े हों, सबको यह कि कोरोना जो कोविड-19 था ये सबको प्रभावित कर रहा था। चलिए फ्रेंड्स, कोरोना वायरस किस परिवार का वायरस है? तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कोरोना वायरस किस परिवार का सदस्य है। तो ये परिवार का सदस्य है फ्लीविरिडो। फ्लीविरिडो परिवार का सदस्य किसका है? कोरोना वायरस किसका है? फ्लीविरिडो किसका? इस परिवार का सदस्य किसे माना जाता है? कोरोना वायरस को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कितनी संख्या में विभिन्न गतिविधियों को परिभाषित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स आज के सेशन का। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कितनी संख्या में विभिन्न गतिविधियों को परिभाषित किया गया है? चलिए जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर। कितनी परिभाषाओं कहा गया है? 6 परिभाषाओं को क्या किया है? परिभाषित किया गया है। कितनी परिभाषा? 6 परिभाषाओं को परिभाषित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? जल्दी से बताइए, आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? 7 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं, 5 होते हैं। आज के सेशन का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए जल्दी इसका सही उत्तर क्या होगा? डी फॉर दिल्ली, इसका 5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्र तट के निकट सुनामी का पता लगाने के लिए तटीय ज्वार गेज को समुद्र तट से खाली स्थान किलोमीटर दूर रखा जाता है। कितने किलोमीटर दूर रखा जाता है? 100 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। जल्दी से सही आंसर बताइए इसका। इसका सही आंसर होगा कितना? 50 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको इंपॉर्टेंट पे टिक कर लीजिए, इस पे स्टार बना लीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग नोटबुक पर नोट भी कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का।
फ्रेंड्स अपने पास क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है इसलिए मैं स्पीड में चल रहा था। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराएं, क्वेश्चंस को आप नोट करते रहें, लिखते रहें, ठीक है। कोई भी समस्या, कोई भी क्वेरीज होती है आप कमेंट बॉक्स में भी लिख दें तो आपकी समस्या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सॉल्व करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तेजी से शुरू होने वाली आपदा का उदाहरण नहीं है? भूकंप, सूखा, चक्रवात, सुनामी। चलिए फिर बताइए निम्नलिखित में से कौन तेजी से शुरुआत होने वाली आपदा का उदाहरण नहीं है? भूकंप, सूखा, चक्रवात, सुनामी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भूकंप, सूखा, चक्रवात, सुनामी। सही आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, सूखा। बी फॉर बॉम्बे, सूखा इसका सही आंसर। चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। आधुनिक भूकंप विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? आधुनिक भूकंप विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? डी ऑल्डम और जॉन मिलने। डी ऑल्डम और जॉन मिलने को माना जाता है, चार्ल्स रिक्टर को माना जाता है, एम डेविस को माना जाता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए किसे माना जाता है? डी ऑल्डम और जॉन मिलने को माना जाता है, चार्ल्स रिक्टर को माना जाता है, एम डेविस को माना जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा डी ऑल्डम और जॉन मिलने। डी ऑल्डम और जॉन मिलने इसका क्या होगा? डी ऑल्डम और जॉन मिलने इसका सही उत्तर होगा। डी ऑल्डम और जॉन मिलने इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है फ्रेंड्स। जय श्री राम, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद। इसी सेशन के साथ आप लोग हमारे साथ बने रहें, जो भी क्वेरीज हो और आप लोग बताते रहें। सेशन को लाइक सब्सक्राइब कर लें, नई नई ऐसी वीडियो जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।